सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक, इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी व्याकरण के पाठ समास लेकर उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, इसके पहले मैं एक वीडियो भेज चुका हूं और उस वीडियो में मैं ये बतला चुका हूं कि समास क्या है, समास के अंतर्गत शब्द और पद किसे कहते हैं, समास का परिभाषा क्या है, समास का अर्थ क्या है ना, और समास के का महत्व क्या होता है, समास का प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक होनी चाहिए, है ना, और समास के अंतर्गत जो उत्तर पद और पूर्व पद होता है, पदों का जो है परिचय मैंने करवा दिया है। और अब जो है बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम समास के कितने भेद हैं उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, एक एक कर आगे हम बढ़ेंगे, है ना बच्चों। चलिए तो देखते हैं। तो बच्चों, समास के भेद आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। समास के मुख्य 6 भेद हैं। ऐसे कई व्याकरणाचार्य का ऐसा मत है कि समास को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। वो कौन कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और जो द्विगु समास और कर्मधारय समास है, ये तत्पुरुष का उपभेद माना जाता है। लेकिन आधुनिकता में यानी अभी वर्तमान में व्याकरणाचार्य का मानना है कि समास के 6 भेद हैं। संस्कृत में भी 6 भेद ही माना जाता है। तो आइए बच्चों, हम समास के भेद जो 6 है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब बारी बारी से सभी को, है ना, अध्ययन करेंगे, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं। इसका पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, और 5वां है द्वंद्व समास, और 6ठा है बहुव्रीहि समास। कहीं बहुव्रीहि लिखता है, कहीं जो है बहुव्रीहि वह लिखता है। इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं इसमें कि अव्ययी भाव समास होता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, कि अव्ययी भाव समास, पहले यहां पर देखने की बात है कि अव्ययी जो भाव यानी जिसमें अव्यय का भाव हो, है ना। अव्यय क्या है बच्चों, ये भी आप लोग को मालूम है, क्योंकि अविकारी अव्यय मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। अव्यय के अंतर्गत आप लोगों को मैंने पढ़ाया था क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, है ना, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। तो बच्चों, कुछ ऐसा ही है, इसमें क्रिया विशेषण रहता है। तो इसमें है कि अव्यय, कि इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। क्या है? जो प्रथम पद होता है या जिसको पूर्व पद कहते हैं, वो पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, और उसका अर्थ ही प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। ये तो आप लोगों को मालूम ही है कि जो अव्यय होता है उस पर, जो अव्यय शब्द होता है उस पर लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं बतला चुका हूं। तो इसका परिभाषा है बच्चों कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो और वह प्रधान हो, पहला पद अव्यय हो और वो प्रधान हो, है ना, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, है ना। कभी कभी होता क्या है कि अव्यय का पुनरुक्ति होता है। क्या पुनरुक्ति? मतलब 2 बार जो है आवृत्ति होता है, 2 बार आ जाता है, जैसे साफ साफ, जल्दी जल्दी। तो जहाँ ऐसे
पुनरावृत्ति या पुनरुक्ति होता है उसको हम क्रिया विशेषण ही मानेंगे। तो क्रिया विशेषण का मतलब क्या हुआ? अव्यय। अव्यय का मतलब हुआ तो यहाँ अव्ययी भाव समास हो गया बच्चों, है ना। आशा है कि आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को। फिर से परिभाषा एक बार कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो, है ना, और जिस पद क्षमा करेंगे कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो, है ना, और उसका अर्थ प्रधान हो या प्रधान होता ही है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसमें पद का प्रारूप लिंग वचन काल कारक पुरुष में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा ही होता है। और पुनरुक्ति होने पर भी वो उसी को मानना है कि जो ये है अव्यय ही है, अव्यय है तो अव्ययी भाव समास ही है। दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है, जैसा कि मैंने पहले बतलाया पुनरुक्ति का। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं। चलिए बच्चों, अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे उदाहरण है आपका यहाँ पर क्या है बच्चों कि यथाशक्ति। क्या है? यथाशक्ति मतलब यथा आपका जो है एक तरह से यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों कि पहले जो जुटा है तो यथा हम उसको उपसर्ग भी बोल सकते हैं। आप उपसर्ग प्रत्यय भी पढ़े हैं, है ना। शब्द निर्माण प्रक्रिया में उसका भी अहम भूमिका रहता है उपसर्ग प्रत्यय का, है ना। तो यहाँ पर उसमें कि किसी भी शब्दांश के पूर्व जुड़ करके उसके अर्थ में नवीनता या विशेषता जो ला देता है वही उपसर्ग कहलाता है। तो देखिए यहाँ शक्ति है, शक्ति के पहले यथा जुटा हुआ तो इसको हम उपसर्ग भी कह सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर आपका देखिए अब आते हैं इधर कि यथाशक्ति, शक्ति में यथा पहले जुट गया तो यथा आपका अव्यय हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, इसलिए ये अव्यय है ना। अगर हम कहें तो शक्ति के पहले अगर पहले यथा जुटा है तो ये उपसर्ग भी हो गया। तो इस तरह से कह सकते हैं बच्चों कि ये अव्यय है और इसका पहला पद ही प्रधान है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, क्या? शक्ति के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। प्रतिदिन, है ना, प्रत्येक दिन, हर दिन। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। आजन्म, जन्म से लेकर। यथा साध, जितना साधा जा सके। इसी तरह से और भी इसके उदाहरण है बच्चों, ये आप लोग देखते जाएंगे। हम अब अगले भेद की ओर बढ़ते हैं। अगला भेद आपका है बच्चों तत्पुरुष समास। क्या है बच्चों? तत्पुरुष समास। बच्चों इसका परिभाषा क्या हम जानते हैं? तत्पुरुष समास, है ना। इस समास का अर्थात जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, है ना, तथा पहला पद विशेषण होने के कारण गौण रहता है ना। पहला पद विशेषण होता है इसलिए वो गौण रहता है ना, वो प्रधान नहीं होता है। यानी कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो पहला तथा पहला पद विशेषण होने के कारण गौण होता है ना, उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहते हैं। तथा बच्चों इसमें यह ज्ञात होना चाहिए, हम लोग को मालूम है कि विग्रह करने पर, विग्रह समझ में आ गया होगा पहले कि अलग अलग करने यानी सामासिक शब्द को या समस्त पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर कहता है बच्चों कि तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति के चिन्ह, कारक विभक्ति का चिन्ह आप लोग कारक पढ़ चुके होंगे, तो उसमें परसर्ग या विभक्ति एक ही चीज होता है बच्चों, है ना। उसके 8 भेद हैं तो 8 का अलग अलग परसर्ग है, तो उसी पर आधारित इसमें जो है हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें है कि विग्रह में जो कारक प्रकट होता है दिखाई देता है, उसी कारक वाला जो समास होता है वही समास होता है। और इसे बनाने में 2 पदों के बीच कारक के चिन्हों का लोप हो जाता है, मतलब वो गायब हो जाता है, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर से समझा बच्चों कि इसका परिभाषा सहित कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा पहला पद विशेषण हो, है ना, होने के कारण गौण हो, उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति या एकाधिक शब्दों का
लोप होता है। इसलिए कारक विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास का वर्णन हम लोग निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। वो कैसे बच्चों? वो आगे इसका भेद है ना। कारक विभक्ति के आधार पर बांटा गया है। कारक के बच्चों आप लोग जानते हैं कि कारक के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। और 8 के आधार पर बनना चाहिए, लेकिन इसमें 6 भेद के आधार पर ही बनता है। उसमें पहला और अंत में अर्थात कर्ता है ना कारक का विभक्ति चिन्ह और जो संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है उस पर नहीं होता है। चलिए बच्चों, तो पहले इसका हम देख लेते हैं कुछ उदाहरण तत्पुरुष समास का कि देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। यहाँ देखिए के लिए जो आ रहा है बच्चों, आप मालूम होगा कि जब विभक्ति चिन्ह याद किए होंगे तो के लिए किसका आता है ना। तो देश यहाँ पर है आपका पूर्व पद और भक्ति आपका है उत्तर पद। अब बीच में यहाँ पर देखिए कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए आया है। क्या है? के लिए। अब विग्रह करने पर है इसका सामासिक शब्द हो गया देशभक्ति। इसी प्रकार है राजा का पुत्र का, देखिए यहाँ पर आपका विभक्ति चिन्ह आ गया, संबंध कारक है ना। संबंध कारक का ये है। सर से आहत, सराहत। राह के लिए खर्च, के लिए यहाँ पर आ गया राह खर्च। तुलसी द्वारा कृत, यहाँ पर द्वारा आ गया है ना। कृत मतलब होता है रचना करना या लिखना है ना। तो यहाँ पर तुलसी जी के द्वारा यानी तुलसीदास के बारे में यहाँ बता रहा है, तुलसीदास कृत। राजा का महल, राज महल। तो इस तरह से इसका उदाहरण था बच्चों। अब इसके जो अभी बतला रहे थे कि तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं किंतु कारक के आधार पर, लेकिन अभी मैंने बतलाया कि इसे यानी पहला जो कारक है कर्ता कारक और अंत में जो है संबोधन कारक, उसको इसमें प्रयोग में नहीं लाया गया है। ये है ना, ये इसका मात्र जो 6 है भेद उसी पर आधारित है। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, ये आपका इसका भेद हुआ और इसी के आधार पर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अगला है आपका कि कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है। तो कहता है कर्म तत्पुरुष समास में है ना दोनों पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है। कर्म कारक अर्थात उसका विभक्ति चिन्ह। तो कर्म का विभक्ति चिन्ह, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह आप लोग जानते होंगे। कर्ता ने कर्म को, तो को यहाँ पर है, तो को का कर्म कारक का चिन्ह को होता है। और को जो है कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है, कर्म तत्पुरुष समास भी उसे कहते हैं। अब जैसे देखिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि रथ चालक, रथ को चलाने, हाँ रथ को चलने वाला नहीं बल्कि चलाने वाला यहाँ में स्प्रिंट है बच्चों है ना। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। यहाँ को देखिए विभक्ति चिन्ह है। अगर विग्रह करते हैं तो को आता है, लेकिन यहाँ रथ चालक है तो इसमें इसका लोप है अर्थात गायब है को। ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ, ग्राम मतलब गांव। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, को देखिए सब में है इसमें है ना। वन गमन, वन को गमन, वन गमन यानी जंगल में जाने के लिए यहाँ बताया जा रहा है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला है ना। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देश को गया हुआ, देश देशागत। जन को प्रिय, जनप्रिय। मरणासन, मरण को आसन। इसी तरह से बच्चों और इसका उदाहरण है आप लोग देखेंगे। चलिए बच्चों, तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले भेद की ओर यानी तत्पुरुष के उपभेद आपका दूसरा जो हुआ वो है करण तत्पुरुष समास है ना। इसमें भी वही चीज़ है बच्चों कि जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, उसमें 2 पदों के बीच करण कारक छिपा होता है अर्थात उसका विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ होता है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से का यहाँ पर होता है बच्चों से भी होता है और के द्वारा भी होता है। यानी कहने का मतलब इसमें माध्यम होता है। से तो अपादान में भी होता है लेकिन उसमें अलगाव होता है, लेकिन इसमें उसमें अलगाव और जुदाई और इसमें संबंध बतलाता है, माध्यम बतलाता है ना। तो वही यहाँ पर है कि करण कारक का चिन्ह या विभक्ति के द्वारा और से होता है, इसे तत्पुरुष करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए स्वरचित, स्व द्वारा रचित मतलब अपने द्वारा लिखित यानी लिखा गया। मन चाहा, मन से चाहा, अपने मन से चाहा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त मतलब उस माध्यम है, कारण है ना। तो जहाँ पर ऐसा दिखता है। तो चलिए बच्चों, अगला जो है आपका
अगला क्या है, तीसरा जो संप्रदान तत्पुरुष समास, क्या, संप्रदान तत्पुरुष समास। चलिए बच्चों, तो अगला आपका है संप्रदान तत्पुरुष समास। तो देखिए इसमें है कि इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है, अर्थात उसका विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ होता है ना। तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है बच्चों, के लिए, क्या होता है, के लिए। तो इसका विभक्ति चिन्ह के लिए है ना, तो उसे ही संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। विद्यालय यानी विद्यालय के लिए, विद्या के लिए आलय, है ना, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। देखिए यहाँ पर के लिए विभक्ति चिन्ह सब में आ रहा है बच्चों। इसी तरह विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। स्नानाघर, स्नान घर, स्नान के लिए घर। इसी तरह से आपका और भी उदाहरण ये देखिए आपका स्क्रीन पर है बच्चों। अब हम अगले उपभेद की ओर बढ़ते हैं। तो अगला उपभेद है बच्चों, अगला उपभेद है इसका तत्पुरुष का अपादान तत्पुरुष समास। क्या, अपादान तत्पुरुष समास। तो अपादान तत्पुरुष समास में क्या है बच्चों कि इसमें दो पदों के बीच अपादान कारक छिपा होता है, अर्थात उसका विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ होता है। और अपादान क्या होता है बच्चों, से, अर्थात इसमें जुदाई की बात होती है, अलगाव की बात होती है ना, उसे हम अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं, है ना। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे काम चोर, काम से जी चुराने वाला, अर्थात काम नहीं करने वाला, वो अलग होने की बात है। दुरागत, दूर से आगत, दूर से आने वाला, अर्थात वो अलग है। रन विमुख, रन से विमुख, अर्थात अलग हो जाना। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, मतलब जिसका नेत्र नहीं हो, अर्थात आंख नहीं हो। पाप मुक्त, पाप से उसे मुक्ति मिल गई, अर्थात अलग हो गया। देश निकाला, देश से निकाला, है ना, वो अलग हो गया। पथ भ्रष्ट, पथ मतलब रास्ता होता है, मार्ग होता है, भ्रष्ट मतलब उधर से अलग हो जाना। तो पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। इस तरह से बच्चों देख रहे हैं कि इसमें जुदाई की बात हो रही है ना, अलगाव की बात की जा रही है। तो इस तरह से इसमें आपका ये अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए अब अगला जो है बच्चों वह है संबंध तत्पुरुष समास, है ना। संबंध तत्पुरुष समास में अर्थात इसमें भी दो पदों के बीच संबंध कारक छिपा होता है, अर्थात उसका विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ होता है। तो उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है बच्चों, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। ये विभक्ति चिन्ह है आपका संबंध तत्पुरुष समास का, है ना। चलिए बच्चों, तो इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे राजा का पुत्र, क्या, राजा का पुत्र, राजपुत्र। यहाँ पर का संबंध बतला रहा है बच्चों, का आपका जो है परसर्ग है, अर्थात विभक्ति चिन्ह है। गंगा जल, गंगा का जल, है ना। लोकतंत्र, लोक का तंत्र, अर्थात लोगों का ये तंत्र है। दुर्वादल, दुर्व का दल। देव पूजा, देव की पूजा यानी देवताओं की पूजा। आम्र वृक्ष मतलब आम का वृक्ष अर्थात पेड़। राजकुमारी, राजा की कुमारी अर्थात बेटी। जलधारा, जल की धारा। इसी तरह से बच्चों इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, इसको आप लोग देखें, है ना। अब अगला हम पढ़ते हैं, इसका जो अंतिम जो उपभेद है तत्पुरुष का वो है अधिकरण तत्पुरुष समास, है ना। अधिकरण तत्पुरुष समास भी दो पदों के बीच में इसके विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ होता है और उसका विभक्ति चिन्ह होता है में और पर, है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास, है ना। जैसे इसमें उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कार्य कुशल, कार्य में कुशल यानी काम करने में अच्छा है, निपुण है। तो में देखिए यहाँ पर आ रहा है परसर्ग, जो आपका में आपका अधिकरण तत्पुरुष समास का है। वनवास, वन में वास माने अर्थात जंगल में रहना। ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। देखिए पर यहाँ पर आ गया आपका विभक्ति चिन्ह बच्चों। इसी तरह से आपका और भी है आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। दीनदयाल, दीनों पर दयाल। दीनों मतलब यहाँ गरीब होता है, अर्थात कृपा करने वाला, दीनदयाल प्रभु को कहा गया है। दानवीर, दान में देने में वीर। आचरण, आचार निपुण, आचार में निपुण मतलब आचार व्यवहार, है ना। इस तरह से आपका और भी उदाहरण इसमें बहुत सारे हैं बच्चों, इसको आप देखेंगे। अब चलिए बच्चों एक और इसमें आता है जो नय तत्पुरुष समास होता है ना। नए तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिस तत्पुरुष समास का
है ना पहला पद निषेधात्मक हो, क्या हो, निषेधात्मक हो, उसे हम नय तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या बच्चों, फिर से, है ना, कि नय तत्पुरुष समास क्या है, तो नय तत्पुरुष समास है ना जिस समास का पहला पद निषेधात्मक हो अर्थात नकारात्मक हो, यानी नहीं में अर्थ देने वाला हो, उसे नय समास कहते हैं, है ना। इसका उदाहरण हम देखते हैं बच्चों, जैसे असभ्य मतलब न सभ्य, न देखिए नकारात्मक है, अनादि न आदि, असंभव न संभव, अनंत न अंत, न जिसका कोई अंत नहीं है। तो देखिए इसका पहला पद जो भी आ रहा बच्चों सब आपका नकारात्मक है, निषेधात्मक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नय समास कहते हैं। क्या कहते हैं, नय समास। चलिए बच्चों, अब हम आपका इसी के साथ तत्पुरुष समास के उपभेद और भेद समाप्त हुए। अब आपका जो दो भेद हो चुका है, अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास उपभेद सहित, अब हम तीसरे भेद की ओर बढ़ते हैं, वो क्या है, कर्मधारय। ये आपका तत्पुरुष समास का आपका उपभेद ये भी माना जाता है, लेकिन आधुनिक व्याकरणाचार्य का कहना है कि नहीं, ये भी मुख्य भेद के अंतर्गत ही है। चलिए बच्चों, तो अब हम इसको पढ़ते हैं और ध्यान से इसमें देखते हैं। तो इसका आप बच्चों आपका देख रहे हैं कि कर्मधारय समास क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों इसका परिभाषा हम जानते हैं कि कर्मधारय समास होता क्या है। अर्थात पहले यहाँ पर कर्म को धारण करने वाला, है ना, कर्म का विशेषता बतलाने वाला, है ना, उसे हम कर्मधारय कहते हैं। अब इसका परिभाषा से हम लोग समझते हैं। इसका परिभाषा है बच्चों कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। देखो अभी बतलाए ना कि जिस प्रकार तत्पुरुष समास का होता है उत्तर पद प्रधान, ठीक द्विगु में भी और इसमें भी होता है। तो इसमें इसका पुनः इसका सुने कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, है ना, तथा इसमें, है ना, उत्तर पद में विशेषण विशेष तथा उपमेय उपमान का संबंध हो। क्या हो, उपमेय उपमान का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पुनः समझा जाए बच्चों, है ना, कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद, है ना, पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेष और विशेष विशेषण तथा उपमेय उपमान का संबंध हो, उसे क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। पुनः एक बार बच्चों आप लोग कंफ्यूज ना हो कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद में विशेष विशेषण तथा उपमेय उपमान का संबंध हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो आशा है बच्चों की परिभाषा समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद तो आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर उपमेय और उपमान आ गया है। तो चलिए बच्चों हम उपमेय और उपमान को हम स्पष्ट कर देते हैं। उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमेय की कहते हैं, और उपमान जिससे तुलना की जाती है। आप कहो कि जिससे क्या, तो जिससे का मतलब हुआ कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति हो या प्रसिद्ध कोई वस्तु हो, प्रसिद्ध या ख्याति प्राप्त कोई चीज हो, वही उपमान होता है। जी, अर्थात उससे उसकी तुलना की जाती है। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं बच्चों कि मोहन चट्टान सा कठोर है, तो यहाँ चट्टान का उपमा दे रहे हैं हम, है ना, चट्टान यहाँ उपमान हो गया और यहाँ उपमेय क्या हो गया, मोहन। अब जैसे कि हम कह दें कि राम हिमालय सा अडिग है, अर्थात हिमालय एक प्रसिद्ध पर्वत है बच्चों, और उसका क्या है, वो डिगने वाला नहीं है, हिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोहन जो है उसके समान अडिग है, मतलब उसके समान ही जो है वो हिलने वाला नहीं है, जिस प्रकार के वो, तो उससे जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। तो इसका उपमेय का परिभाषा इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों कि जिसकी तुलना की जाए, है ना, उसे हम उपमेय कहते हैं,
और उपमान का होगा कि जिससे तुलना की जाए उसे हम उपमान कहते हैं। चलिए बच्चों, तो आशा है कि आप लोग उपमेय उपमान आप लोग को समझ में आ गया होगा। और विशेष विशेषण बच्चों, तो विशेष विशेषण भी आप लोग पढ़ चुके हैं। विशेष है कि जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष होता है, और जिससे जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण। जैसे कि उदाहरण बच्चों कि राम सुंदर लड़का है, तो यहाँ पर सुंदर जो है क्या है, राम है, इसलिए राम आपका विशेष्य हो गया, है ना, और जो सुंदर है वो विशेषण हो गया। इसी प्रकार और हम कह भी सकते हैं, जैसे विशेषण का परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाता है, तो संज्ञा सर्वनाम ही विशेष्य है, और जो विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं वही विशेषण है। जैसे राम बहुत सुंदर है, तो बहुत तो भी है उसके साथ, यहाँ क्रिया विशेषण आता है, लेकिन यहाँ सुंदर की बात है। यहाँ देखिए राम सुंदर लड़का है, सुंदर यहाँ विशेषण है, राम आपका विशेष्य हो गया। वह लंबा है, तो वह यहाँ विशेष्य हो गया और लंबा आपका विशेषण हो गया बच्चों। तो यहाँ पर आपका विशेष विशेषण भी स्पष्ट हो गया, उपमेय उपमान भी स्पष्ट हो गया होगा। हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अब इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ चरण कमल, यानी कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। अब देखिए हम बारी बारी से एक एक उदाहरण, इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, है ना, तो इसको हम लोग देखते हैं, है ना। आपका जैसे है नील गगन, क्या है, नील गगन, तो यहाँ पर नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, गगन के बारे में बतला रहा। नीला यहाँ आपका क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण। गगन, गगन के बारे में बतला रहा है, गगन के बारे में यहाँ पर बतला रहा है। तो यहाँ पर आगे देखिए है चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, यहाँ देखिए उपमेय उपमान की बात आ गई। मुख कैसा है भाई, तो चंद्रमा के समान है। चंद्रमा एक ख्याति प्राप्त है, प्रसिद्ध चीज है ना चंद्रमा। तो यहाँ मुख के बारे में बतला रहा है कि आपका मुख कैसा है, तो चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर मुख आपका क्या हो गया, उपमेय हो गया, और चंद्र अर्थात चंद्रमा जो है आपका उपमान हो गया। इसी तरह से आपका इसमें पीताम्बर है, पीत है जो अंबर, यानी कि अंबर माने कपड़ा वस्त्र होता है। अंबर क्या है, कैसा है भाई, तो पीत है मतलब पीला है। महात्मा महान है जो आत्मा, लाल मणि लाल है जो मणि, महादेव महान है जो देव। इसी तरह से इसमें कई उदाहरण आपका दिया हुआ है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस पाठ में आपका क्षमा करेंगे, इस वीडियो में इतना ही। शेष जो है अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आपका, और 3 भेद बचे हुए हैं, द्विगु समास और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसको मैं अगले वीडियो में बतलाऊंगा। तब तक आप लोग इसे गौरपूर्वक ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। यदि कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना बच्चों। ध्यान से इसको पढ़ेंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में अंकित कर मेरे नंबर पर अवश्य भेज देंगे। चलिए बच्चों, तो धन्यवाद।